बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज़। उत्तराखंड में लंबे समय से सख्त भू कानून की मांग के जोर के बीच में राज्य की धामी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के जरिए सीएम धामी ने एक तरीके से एक तीर से कई निशाने साधे हैं, यानी कि उत्तराखंड को सख्त भू कानून तो मिलेगा ही, साथ ही इस ऐलान से कई और फायदे भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। सीएम धामी ने ऐलान करते हुए कहा कि अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड में सख्त भू कानून लाएंगे। इसके लिए समिति गठित कर दी गई है। वो कहते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भू कानून के मुद्दे पर सबकी भावनाओं के अनुरूप हम समाधान करेंगे। आपको बताऊं कि उत्तराखंड में फिलहाल एक कानून प्रचलित है जिसके अनुसार नगर निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीदी जा सकती है। लेकिन संज्ञान में यह भी आया कि कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से जमीनें खरीद ली। अब इसकी जांच कराई जाएगी। कानून तोड़कर जो जमीनें खरीदी गई वो भी सरकार में निहित की जाएंगी। ऐसे में जिन उद्देश्यों से नगर निगम क्षेत्र से बाहर 250 मीटर जमीन खरीदने का प्रावधान किया गया था वो उसके अंतर्गत नहीं आता है। लिहाजा इस तरीके से जितनी भी जमीनें नगर निगम क्षेत्र से बाहर खरीदी गई हैं उन सभी जमीनों का विवरण तैयार कराया जा रहा है। ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 12.5 एकड़ जो कि इसकी अधिकतम सीमा थी वो खत्म कर दी गई थी। लिहाजा इन प्रावधानों को भी अब समीक्षा के दायरे में लाया जा रहा है। खास बात यह है कि साल 2017 जब उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2017 में कानून में किए गए नए प्रावधानों को भी समाप्त करने की तैयारी में सरकार है। दरअसल उत्तराखंड एकमात्र हिमालयी राज्य है जहां राज्य के बाहर के लोग पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि भूमि गैर कृषि उद्देश्य के लिए खरीद सकते हैं। साल 2000 में राज्य के बनने के बाद से अब तक भूमि से जुड़े कानून में कई बदलाव किए गए। उद्योगों को हवाला दे करके भू खरीद प्रक्रिया को आसान बनाया गया। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर के है कि सशक्त भू कानून नहीं होने की वजह से राज्य की जमीन को राज्य के बाहर के लोग बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं और राज्य के संसाधन पर बाहरी लोग हावी होते जा रहे हैं, जबकि यहाँ के मूल निवासी और भूमिधर अब भूमिहीन होते जा रहे हैं। इसका असर पर्वतीय राज्य की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ की अस्मिता और पहचान पर पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि देश के कई राज्यों में कृषि भूमि की खरीद से जुड़े सख्त नियम हैं। आप देख लें, अगर उत्तराखंड के बगल में पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश को, जहां पर कृषि भूमि के गैर कृषि उद्देश्यों के लिए खरीद बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। अब देखा जाए तो उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल 56.72 लाख हेक्टेयर का करीब 63% हिस्सा बंजर भूमि के तहत आता है, जबकि कृषि योग्य भूमि बेहद सीमित है। चूंकि आप देख रहे हैं पहाड़ी इलाका और जिस तरीके से इस इलाके का ज्योग्राफिकल कंडीशन है, 7.41 लाख हेक्टेयर जमीन, यानी कि महज 14% ही एक तरीके से कृषि के योग है। यहाँ पर इतिहासकार उत्तराखंड के मामलों में और ख़ास तौर पर जो जानकार हैं यहाँ के, वो मानते हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक इलाके में एकमात्र भूमि बंदोबस्त 1960 से 1964 के बीच में हुआ था। अब आप सोचिए कितना लंबा समय गुजर चुका है। इन 50-60 सालों में कितनी कृषि योग्य भूमि का इस्तेमाल गैर कृषि उद्देश्य के लिए किया गया, इसके आंकड़े न तो सरकार के पास हैं और न ही कोई आंकड़ा और है जो पब्लिक डोमेन में हो। राज्य में विकास से जुड़े कार्यों, सड़क, रेल, हेलीपैड समेत बुनियादी ढांचे का विस्तार हो, पर्यटन का विस्तार हो, उद्योग का विस्तार हो, भूस्खलन जैसी आपदाओं में ज़मीन का नुकसान, इन सब में कितनी कृषि योग्य भूमि चली गई है, इसका ब्यौरा है कहाँ पर, किसके पास है ब्यौरा? जो ज़मीन दस्तावेज़ों में दर्ज है वो है भी या नहीं भी है, कहाँ है इसकी जानकारी? लेकिन कहा यह जाता है कि 1815 और 1816 में, उस वक्त में बात कर रहा हूँ जब ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी देश में, ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 1-2 वर्ष के भीतर ज़मीनों का बंदोबस्त किया गया। उस समय खेती पर लिया जाने वाला टैक्स आमदनी का बड़ा जरिया हुआ करता था। आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में यूपी ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 आया।
उत्तर प्रदेश, क्योंकि राज्य तो 2000 में बना है, साल 2000 में। कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1960 में राज्य में भूमि बंदोबस्त किया गया। उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद सीमित करने के लिए साल 2003 में तत्कालीन एनडी दत्त तिवारी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून में संशोधन किया और राज्य का अपना एक भूमि कानून अस्तित्व में आया। इस संशोधन में बाहरी लोगों को कृषि भूमि की खरीद 500 वर्ग मीटर तक सीमित कर दी गई। साल 2008 आता है। साल 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी ने संशोधन करके भूमि खरीद की सीमा घटा करके 250 वर्ग मीटर कर दिया। बड़ा बदलाव 2018 में बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए लिया गया। उस बदलाव के तहत जब ZALR एक्ट में संशोधन करके उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से पहाड़ में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा और किसान होने की बाध्यता खत्म कर दी गई। एक बड़ा बदलाव किस राज्य में? भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के राज्य में। और इसके साथ ही कृषि भूमि का भू उपयोग बदलना आसान कर दिया गया। पहले पर्वतीय फिर मैदानी क्षेत्र में इसमें शामिल किए गए, यानी कि दोनों इलाके। 2018 के संशोधन में व्यवस्था की गई थी कि खरीदी गई भूमि का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है या किसी अन्य को बेचा जाता है तो राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। ये एक प्रावधान था। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सिंगल विंडो एक्ट लागू किया। इसके तहत खरीदी गई कृषि भूमि को गैर कृषि घोषित करने के बाद वो राज्य सरकार में निहित नहीं की जा सकती है। कहा जा रहा है कि सरकार ने भी एक तरफ कानून में ढील दी, वहीं भू सुधार के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति ने वर्ष 2022 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सख्त भू कानून लाने के लिए सुझाव दिए गए। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद अब तक कुछ बदला नहीं है। उत्तराखंड में 1950 के मूल निवास की समय सीमा को लागू करने की मांग की जा रही है। नैनीताल हाईकोर्ट में वकील चंद्रशेखर करगेती बताते हैं कि देश में मूल निवास यानी कि अधिवास को लेकर के साल 1950 में प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक देश का संविधान लागू होने के साथ वर्ष 1950 में जो व्यक्ति जिस राज्य का निवासी था वो उसी राज्य का मूल निवासी होगा। साल 1961 में तत्कालीन राष्ट्रपति ने दोबारा नोटिफिकेशन के जरिए ये स्पष्ट किया था। इसी आधार पर उनके लिए आरक्षण और अन्य योजनाएं चलाई गईं। पहाड़ के लिए वहां के लोगों के हक और हितों की रक्षा के लिए अलग राज्य की मांग की गई। उत्तराखंड बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी की अगुवाई में बनी बीजेपी सरकार ने राज्य में मूल निवास और स्थायी निवास को एक मानते हुए इसके कट ऑफ डेट वर्ष 1985 तय कर दी, जबकि पूरे देश में यह वर्ष 1950 है। इसके बाद से राज्य में स्थायी निवास की व्यवस्था कार्य करने लगी, लेकिन मूल निवास व्यवस्था लागू करने की मांग बनी रही। साल 2010 में मूल निवास संबंधी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने देश में एक ही अधिवास व्यवस्था कायम रखते हुए उत्तराखंड में 1950 के प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन को मान्य किया। मगर साल 2012 में इस मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 9 नवंबर साल 2000 यानी कि राज्य गठन के दिन से जो भी व्यक्ति उत्तराखंड की सीमा में रहा है उसे यहां का मूल निवासी माना जाएगा। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अदालत के इस आदेश को स्वीकार कर लिया और इस पर आगे की अपील नहीं की। हमारी सरकार भू कानून है, मूल निवास है, जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। हम संवेदनशील हैं और अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इस पर, चूँकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है और इसके अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं कि हम इसमें एक भू कानून लाएंगे। और जिस प्रकार मार्च 2021 से अब तक लंबे समय से चले आ रहे अनेक मामले ऐसे थे और जिन मामलों पर फैसले नहीं हो पा रहे थे, उन सभी मामलों पर हमने फैसले भी लिए हैं। चुनौतीपूर्ण मामले रहे हों उनका भी निस्तारण किया है, हमारी ही सरकार ने किया है।
उसी प्रकार मैं आप सबके माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ जो उत्तराखंड में है और देश दुनिया के किसी भी कोने में है, हम इस भू कानून के मुद्दे को, इसका भी समाधान हमारी ही सरकार करेगी। इसमें कोई संशय नहीं है, हमारे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह भी नहीं है। हम सबकी भावनाओं के अनुरूप, सबकी संभावनाओं के अनुरूप, सारे हमारे पक्षों से वार्ता करने के बाद सभी जो विशेषज्ञ हैं अनेक विषयों के, उन सब का परामर्श लेकर हम इस पर भी काम करेंगे और इस पर भी निर्णय लेंगे।